नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है चुनावी खबर अखबार पर नजर का। जी हाँ, इस प्रोग्राम के जरिए हमेशा की तरह हर एक सुर्खी को आपको हम बताते हैं, समझाते हैं, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है ये भी आपके सामने रखते हैं। आपके सामने आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए चाय की चुस्कियों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और बात करते हैं कि कैसे कल मतदान होना है तीसरे चरण का। चूंकि तीसरे चरण का प्रचार थम गया है, 93 सीटों पर मतदान है कल। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, साथ ही साथ अमर उजाला में भी इसे तरजीह दी गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जो है वो 7 मई को होगा। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई है। देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है, ठीक इसको फ्रंट पेज पे छापा गया है। तीसरे चरण का प्रचार थम गया, 93 सीटों पर मतदान कल होना है। तो देखिए, देश की 93 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे फेज में गुजरात की गांधीनगर की सीट होगी, महाराष्ट्र की बारामती सीट होगी, मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट, यूपी की मैनपुरी, इन तमाम सीटों पर नजर होगी क्योंकि गांधीनगर में चुनावी मुकाबला होना है। बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह, कांग्रेसी कैंडिडेट सोनल पटेल के बीच होगा। वही बारामती में सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच मुकाबला होगा। राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर, जबकि मैनपुरी में डिंपल यादव, जयवीर सिंह के बीच मुकाबला होना है। तो कई बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई, कई बड़े प्रत्याशियों के बीच में। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में भी हेडलाइन छपी है, कॉन्स्टिट्यूशन कोटा एट सेंटर स्टेज, फेज 3 कैंपेन फॉर 93 सीट्स एंड। तो 93 सीट को लेकर जो कैंपेनिंग थी वो खत्म हो चुकी है। कल मतदान होने हैं तीसरे चरण के। तो तमाम तरह के मुद्दे जो हैं दूसरे चरण के मतदान के साथ ही दीपिका, कई अहम मुद्दे जो है सुर्खियां बनकर आए। चाहे हम आरक्षण के मुद्दे की बात कर लें या फिर जिस तरह से गाय को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बहुत सारे ऐसे नए नए मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जो कि कहीं ना कहीं आग भरने का काम उन्होंने किया है आने वाले। हालांकि देखना होगा कि वोट प्रतिशत क्या रहता है जब कल मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे। और देखिए, अहम जानकारी ये भी कि कई बड़े प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी जो जिसका जिक्र आप कर रही हैं वो नाम भी आपको गिनवा देते हैं, जिसमें अमित शाह होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे, सिंधिया, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। ये तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में है। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एसपी सिंह बघेल, शिवराज सिंह चौहान और सुप्रिया सुले। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग है। यूपी की 10 सीटें कौन कौन सी यूपी की 10 सीटें हैं जरा वो देख लीजिए, जिसमें संभल आता है, हाथरस है, फतेहपुर सीकरी आता है, फिरोजाबाद है, एटा है, आगरा, मैनपुरी, बदायूं, आंवला और बरेली। इन सीटों पर 100 प्रत्याशी हैं और कुल 1.88 करोड़ यानी कि 8-8 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके बीच अभी जान लीजिए, मैनपुरी की सीट बड़ी खास है, चूंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहां से अब की बार डिंपल यादव अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा किस तरीके से साफ तौर पर अखिलेश यादव प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंकते नजर आए थे। इसके अलावा बदायूं से शिवपाल सिंह के बेटे आदित्य यादव को मौका दिया गया। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा और यूपी के मंत्री अनूप प्रधान हाथरस से मैदान में हैं। देखिए, यदि हम इस फेज के तीसरे चरण की बात करते हैं तो लगभग जो समाजवादी पार्टी के जो गृह क्षेत्र यानी घर से जो हैं तमाम बड़े चेहरे, उनकी साख दांव पे मोनिका लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, तो कई बड़े चेहरों की साख दांव पर लगी हुई है। और देखिए, जैसे कि पहले भी जिक्र करे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दफा एक बार फिर से अलग अलग मंचों से जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसे लेकर जो है कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। और लगातार राहुल गांधी ये कहते नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोटा छीनना चाहते हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं, वो लोकतंत्र के विरोधी हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो संविधान तो देश का समझ लीजिए एक ऐसा बड़ा मुद्दा हो गया जो हर पार्टी के पास है। हर पार्टी इससे लेकर दूसरी पार्टी पर निशाना साध रही है। उसका कहना है कि दूसरी पार्टी जो है, विरोधी पार्टी जो है, वो संविधान नहीं रहने देगी अगर वो सत्ता में आ जाएगी। हालांकि इतना आसान नहीं है संविधान के साथ खिलवाड़ करना। और डिंपल यादव का जिक्र जिसके भी दीपिका कर रही थी, उनका भी यही कहना है कि हम इसीलिए सत्ता में आना चाहते हैं क्योंकि संविधान हमें बचाना है। बिल्कुल, देखिए, इस बीच अब आपको ये भी बता देते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हुए, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चों के लिए खप रहा हूं। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। पीएम मोदी ने इटावा में जनसभा की और जनसभा के दौरान ये बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने इटावा की जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है।
कहा है कि मेरे तो बच्चे नहीं, आपके बच्चों के लिए मैं खप रहा हूं। देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है, इस खबर को मैं भी आप तक पहुंचा रही हूं। देखिए, और ये देखिए यहाँ पर नतमस्तक होते हुए, दंडवत होते हुए अयोध्या में नजर आए हैं। कल रैली निकाली गई थी अयोध्या में, आपने देखा होगा। इसके अलावा क्या कुछ कहा है, जरा ये भी अब मैं तमाम दर्शकों को बता देता हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा, मेरे तो बच्चे नहीं, ये दोनों दल अपने और अपने बच्चों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ दंडवत किया, बोले कोई मैनपुरी इटावा को जागीर मानता है, कोई अमेठी रायबरेली को। शाही परिवार की कुप्रथा चाय वाली ने तोड़ दी। कौन जानता है कि आपका बेटा या बेटी 2047 में पीएम या सीएम बने। पीएम ने इटावा सीतापुर में विपक्ष पर हमला बोला, अयोध्या में भव्य रोड शो किया। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इसका जिक्र जाहिर तौर पर इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया है। इसमें भी कहा गया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हमारे तो बच्चे नहीं हैं, बाकी अगर पार्टियों की बात कर ले तो वो पार्टियां जो है कहीं ना कहीं अपने दूसरे जो करीबी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे तो खुद के बच्चे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे, तो उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पर से देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए खुद को खपा रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं कहते हुए नजर आए हैं योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कटाक्ष भी यहाँ पे किए, काहे कि यदुवंशी हो रहे या समुद्र में द्वारिका के दर्शन, आपको याद होगा समुद्र में जब द्वारिका के दर्शन करे थे प्रधानमंत्री मोदी ने, इस बीच राहुल गांधी के कटाक्ष का भी जवाब दिया। कहा कि शहजादे को पूजा करने से परेशानी है, उनको पूजा नौटंकी लगती है। इसी के साथ ही अखिलेश का नाम लिए बिना बोले कि सपा वालों से पूछना चाहता हूं कि आप तो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, श्री कृष्ण के उत्तराधिकारी कहते हैं, देश का पीएम कृष्ण की पूजा करे, तुम्हें अपने साथी की आलोचना करनी चाहिए, ना कि उसका साथ देना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे हम कह रहे हैं मोनिका, चुनाव आगे बढ़ रहा है, यूं कहे कि चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो बयानबाजी है वो तीखी होती जा रही है। कल देखिए तीसरे चरण का मतदान है। 2 चरणों की यदि हम बात करें तो मत प्रतिशत बहुत कम हुआ है, वोटिंग जो है वो बहुत कम रही है। ये वाकई में एक चिंता का विषय है, न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए बल्कि देश के लिए भी। हम अपने इसी मंच से आपसे अपील करेंगे कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि 5 साल के बाद ये मौका आता है। आप कम से कम जवाबदेही आप तय कर सकते हैं। यदि कोई पार्टी खराब काम करती है तो आप उंगली उठा सकते हैं, तभी आप उंगली उठा पाएंगे जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए अपने वोट को कास्ट जरूर कीजिए। और देखिए जैसे कि हम चुनाव का जिक्र करें, प्रचार प्रसार का जिक्र करें, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की भी लगातार कोशिश है। अलग अलग मंचों से तो लोगों से कहा ही जाता है कि वोट दें, और जब मताधिकार का दिन आता है तो भी आपने देखा होगा कि तमाम बड़ी नेता जो है, सेलिब्रिटीज जो हैं, वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए बयानबाजी का भी हम जिक्र करना चाहेंगे। जो बयानबाजी है, जो मुद्दे हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विकास के जो मुद्दे हैं वो बैकसीट लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे कई अहम मुद्दे हैं जो चुनावों में घर कर रहे हैं, जगह अपनी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि शायद इन्हीं मुद्दों के सहारे जो है जनता को पोक किया जाए, जनता को ये बताया जाए कि उनके लिए जो है, जो भी वो पार्टी पसंद करते हैं, जिस पार्टी की विचारधारा से खुद को जोड़ते हैं, वो उसे वोट देने के लिए निकले। फ्री बिल्स का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। आरक्षण का मुद्दा आप जरा देख लीजिए, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया कि देखिए 50% का जो कैप है, उस 50% के कैप को हम हटा देंगे। SC, ST, OBC में यदि आरक्षण की जरूरत आगे पड़ी, चाहे वो 70 हो, 78 हो, यहाँ तक हम पहुंचा सकते हैं। संविधान का लगातार जिक्र किया जा रहा है, कहा जा संविधान में बदलाव हो जाएगा, लेकिन ये वाकई यकीन मानिए ये इतनी जल्दी संभव, इतना आसान नहीं है संविधान में बदलाव के लिए। इसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस होती है, एक तरीका होता है, तभी आप संविधान में कुछ छेड़खानी कर पाते हैं। बिल्कुल, चलिए और आगे बढ़ देखिए जाते बड़ा मुद्दा है। बहरहाल मुद्दे बहुत सारे जिस पर हम अगले घंटे में जिक्र करने ही वाले हैं। राहुल में कोई आग नहीं, पराग से खेल रही है कांग्रेस, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। और देखिए दैनिक जागरण में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। राजनाथ ने कहा कि राहुल में कोई आग नहीं है, जबकि उनकी पार्टी चुनावी लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा करने की कोशिश कर आग से खेल रही है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें पक्का भरोसा है कि एनडीए को 400+ सीटें मिलेंगी और भाजपा 370 से ज्यादा सीटें पाएगी। राजनाथ ने कहा कि अनुमान जमीनी स्थिति के मूल्यांकन के बाद लगाए गए हैं, ना ही कोई हवाई बातें हैं। देखिए
राहुल में कोई आग नहीं है, पर आग से खेल रही है कांग्रेस। राजनाथ सिंह किस तरीके से बेबाक नजर आए, क्या कुछ कहा, जरा ये भी आप सुन लीजिए। मोटे मोटे तौर पे आपको बता देते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। रक्षा मंत्री बोले, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा भारत। गुलाम जम्मू कश्मीर पर कब्जे की जरूरत नहीं है, वहां के लोग स्वयं भारत में शामिल होंगे। देखिए, हम आपको लगातार बता दें कि इस बीच राजनाथ सिंह को यदि आप सुनेंगे तो राजनाथ सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, बड़ा बेबाक आपको नजर आएगा। वो साफ तौर पर ये कहते हैं, कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं, कांग्रेस पर सवाल या निशान खड़ा करते हुए कहते हैं कि देखिए, यदि आप चाइना का जिक्र कर रहे हैं ना, तो चाइना से हमारी बात चल रही है, एक हेल्दी वार्ता चल रही है, और इसी बाबत जो उनकी विस्तारवादी नीति है उस पर अंकुश लगाने की हम पूरी कोशिश करें। इस बीच पाकिस्तान को हमेशा कटघरे में खड़ा करते नजर आते हैं। पाकिस्तान को लेकर कह दिया कि यदि आपको आतंकवाद से यदि आप ही परेशान हैं, आपका देश ही परेशान है, तो आप आगे आइए, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम आपका साथ देंगे। देखिए, तमाम बड़ी बातें इस वक्त राजनाथ सिंह को आप सुनेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि राजनाथ सिंह अब बैकफुट पे नहीं, सीधे फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर ये तमाम जो बयानबाजी है उनके सामने आती है। देखिए, साफ तौर पे कहा कि उनकी पार्टी हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास नहीं कर रही है, ये आग से खेलने वाला काम है, यानी कि बीजेपी ऐसा नहीं करी है, लेकिन कांग्रेस जो है लगातार ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी है, जो ये आग से खेलने के लिए बताया जा रहा है, यानी कि आग से खेलने वाला काम है, आग नहीं है। ये देखिए, राहुल गांधी में आग नहीं है। अच्छा, अब जरा इस बयान के मायने आप समझ लीजिए। ये यहाँ पे पाकिस्तानी पत्रकार ने एक ट्वीट के जरिए कहा था, राहुल गांधी ऑन फायर। आपको याद होगा मोनिका, इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि राहुल गांधी में कोई आग नहीं है, यानी कि कांग्रेस जो है वो ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रही है जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, और यदि आप ऐसे मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं तो धरातल पर उतरना संभव नहीं है। जी, जिन्होंने पोस्ट किया, पाकिस्तान में वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इमरान खान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हाँ, मानव संसाधन मंत्री फवाद चौधरी, बिल्कुल, उन्होंने जिक्र किया। देखिए, उसके बाद से ये मुद्दा भी लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी में कोई आग नहीं है, और ये भी कहा कि देखिए, पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, उन्हें अपने अंदरूनी मामलों से मतलब नहीं, उनके देश में खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन भारतीय चुनाव में उनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है, और कांग्रेस पार्टी को वो कितना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी भाजपा ने उठाने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान का कनेक्शन है। पाकिस्तान जो है लगातार कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है, तो ऐसे में ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान को क्या हासिल होगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी, तो ऐसा क्या होगा जो पाकिस्तान को पसंद आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हम तो बहुत सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं पाकिस्तान को लेकर, और लगातार कह रहे हैं कि एक बार फिर सत्ता में आने दीजिए, उसके बाद देखिए हम तो पीओके को भी भारत के साथ मिला लेंगे। तो जाहिर तौर पर ये तो सवाल उठने ही है कांग्रेस पार्टी पर, और इसीलिए लगातार अलग अलग मंचों से जो है केंद्रीय मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमने सुना, इससे पहले देखिए विदेश मंत्री जो है जयशंकर, वो भी अलग अलग मंचों से कितने ज्यादा मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं विदेश नीति पर। यदि हम देखें, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस यही कहती है कि आप 10 और 60 साल का जिक्र कर लीजिए और उसमें बैलेंस देख लीजिए, या फिर आप उसमें यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या करा और बीजेपी ने क्या किया। तो कम से कम आप ये देखिए कि तमाम उन देशों के लिए भारत साफ तौर पे खड़ा हो गया जो अंदरूनी मामलों में बोलते थे, चाहे पाकिस्तान के मामले हो गए, चीन का मामला हो गया, उन तमाम देशों के लिए भारत कम से कम अब नज़ीर बन गया है। भारत अपनी बात को बेबाकी से तमाम देशों के सामने रखता है। इससे कहीं ना कहीं भारत की जो विश्वसनीयता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब तक भाजपा का साफ तौर पर आपको बता दें कि एक भी सांसद रहेगा, खत्म नहीं होने देंगे आरक्षण, ये अमित शाह ने कहा। इस खबर को अमर उजाला ने तरजीह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली है। वो कहती है कि भाजपा को 400 सीटें दी तो पीएम मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पीएम मोदी की गारंटी देकर चाहता हूँ कि जब तक देश की संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, हम किसी को भी आदिवासी, ओबीसी और दलितों का आरक्षण समाप्त नहीं करने देंगे। शाह ने रविवार को आंध्र प्रदेश के धर्मावरम और तेलंगाना के आदिलाबाद, निजामाबाद और सिकंदराबाद में चुनावी रैलियों के दौरान विपक्ष को आरक्षण, प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा ना होने और अपने एडिटेड वीडियो जैसे तमाम मुद्दों पर जमकर घेरा।
और कहा कि मेरा एडिटेड वीडियो खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने फॉरवर्ड किया था। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 सीटों के आंकड़े की ओर लगातार बढ़ रही है। देखिए, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। जब तक भाजपा का एक भी सांसद रहेगा, खत्म नहीं होने देंगे आरक्षण। गृह मंत्री शाह ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में चुनावी रैलियों के दौरान ये बात कही। कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है। राहुल समेत विपक्षी गठबंधन का कोई नेता पीएम बनने के लायक नहीं। तमाम बातें खोली गई हैं, तमाम बातें रखी गई हैं। अब जरा ये समझ जाइए कि आखिरकार देखिए, कांग्रेस तो हर मंच से इस बात को उठा रही है कि आरक्षण का मसला है, आरक्षण की बात कही जा रही है। बीजेपी यदि सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। अब जरा बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज आप सुनिए, बीजेपी की भाषा शैली आप सुनिए, तो कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड से ज्यादा अब बीजेपी जो है वो डिफेंसिव आ गई है। बीजेपी को भी अब इन तमाम बातों में कहना पड़ रहा है कि भाई आरक्षण हम खत्म नहीं कर रहे हैं, आरक्षण तो जस का तस है। आप संविधान में बदलाव की बात आप कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसा बीजेपी को करना पड़ रहा है, यानी कि अपने आप को बीजेपी जो है थोड़ा सा सेफ जोन में लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि कांग्रेस, आरक्षण, ऐसे ये जो ऐसे मुद्दे हैं ये हमारे देश में बहुत जल्दी भुनाए जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी इससे डर गई है। मोनिका भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही हैं। बिल्कुल, मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से अलग अलग मुद्दे घेरा जा रहा है। देखिए, शाही परिवार से ही प्रधानमंत्री बनते थे, ये कुप्रथा चाय वाले ने तोड़ी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो देखिए, आरक्षण का मुद्दा है और डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है, परिवारवाद की राजनीति से लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। जाहिर तौर पर परिवारवाद का जो मुद्दा है सबसे ज्यादा तो ये आपको कांग्रेस पार्टी और दूसरा उसके बाद समाजवादी पार्टी में ये बड़ा मुद्दा जो है वो देखने को मिलता है। और उसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक चाय वाले को भी मौका दे रही है प्रधानमंत्री बनने का। अच्छा, यानी वो जमीन से जुड़ी पार्टी है, लोगों से मिलकर बनी पार्टी है। और यही वजह है कि बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। देखिए, ये अब जो अमित शाह ने कहा, जो प्रधानमंत्री मोदी हर एक मंच से बात कह रहे हैं, ये तमाम बातें कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तीसरे चरण का मतदान है। अब आप समझिए, तीसरे चरण के मतदान होते होते मुद्दे बदल रहे हैं, बयानबाजी बदल रही है और सेंट्रलाइज्ड हो गया है पूरा चुनाव। फिलहाल तीसरे चरण का मतदान देखा जाए तो वो आ गया है आरक्षण पे। यहाँ इतनी सफाई बीजेपी को देनी पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं। अमित शाह कह रहे हैं जब तक बीजेपी का एक भी सांसद है ना, आरक्षण खत्म नहीं होगा। अब ये बताइए, इतनी सफाई देने की मोनिका जरूरत नहीं बनती, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है। अब राहुल गांधी को यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं, राहुल गांधी जिसको एक अलग संज्ञा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शहजादे की दे रखी है, पप्पू की दे रखी थी, उन तमाम बातों को राहुल गांधी जो हैं वो लगातार, आप देखिए किस तरीके से अब उनका जो बोलने का तरीका है, एक मैच्योरिटी लेवल है वो अप हो गया है। यानी कि अब वो जो बोलते हैं उसमें वजन दिखता है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी भी नोट कर रही है। बिल्कुल, तो वो वजन जो है वो नजर आने लगा है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऐसा पीएम जिसे कोई ना कह सके तो यूएन की स्थायी सीट पक्की, ये एस जयशंकर ने कहा है। अमर उजाला में खबर छपी है, अखबार दीपिका के पास है। देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलना तय है, और अगर देश में ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसे कोई नहीं कह सके तो सदस्यता मिलने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। यानी कि मजबूत प्रधानमंत्री अगर देश को मिले, इशारा इस ओर है। ओडिशा के कटक में लोगों से बातचीत करते विदेश मंत्री ने कहा कि बेहद कठिन समय है, उससे महत्वपूर्ण है कि आप किस पर भरोसा करना चाहते हैं। देखिए, पहले दीपिका भी कुछ देर पहले एस जयशंकर का ही जिक्र कर रहे थे कि वो भी आजकल कितने मुखर होकर अलग अलग मंचों पर आ रहे हैं और लगातार इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं कि भारत की विदेश नीति अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। देखिए, जयशंकर ने और क्या कुछ कहा है, जरा ये भी आप जान लीजिए। जयशंकर बोले हैं, हमारे घोषणा पत्र में भी इसे आप पूरा करने का वादा है। अब जरा जान लीजिए, तंज है। तंज किस पे है? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पे ये तंज कसा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत, चीन, जापान और रूस को विदेशी लोगों को पसंद न करने वाला देश बताने और इस कारण इन देशों में वित्तीय समस्याएं खड़ी होने के संबंध में टिप्पणी भी करी गई है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर 7% है, जो अन्य किसी भी बड़े देश से अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबसे मुक्त समाज हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है।
आज तक मैंने ऐसे बहुलता नहीं देखी, इसलिए मैं कह सकता हूं हम दुनिया में सबसे समझदार समाज हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। देखिए, एक तीर से एस जयशंकर ने कई निशाने साधे हैं। कनाडा पे भी निशाना साधा। आपको याद होगा जयशंकर ने कनाडा के लिए कहा कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों व आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या में 3 भारतीयों की गिरफ्तारी पर जयशंकर ने कहा, कुछ देशों में ऐसे लोगों ने खुद को राजनीतिक रूप से संगठित किया है। अब जरा ये जान लीजिए कि यूएन की स्थायी सीट पक्की होती है, क्योंकि बार बार देखिए ना आप, जब भी स्थायी सदस्यता का जिक्र आता है कहीं ना कहीं तमाम देशों के द्वारा वीटो लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हम अस्थायी सदस्य ही रह जाते हैं। यहाँ एस जयशंकर कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलना तय है। यदि देश में ऐसा पीएम हो जिसे कोई ना नहीं कह सके, तो कहीं ना कहीं इससे जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बल मिलेगा। इससे पहले आपको याद होगा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह को भी आपने सुना कि हमें मजबूत चाहिए पीएम, मजबूत पीएम नहीं चाहिए। जिक्र किसका किया गया, कटाक्ष किस पे किया गया, ये बखूबी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब देखिए, सिर्फ जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की देश के लिए नहीं बनती, जिम्मेदारी ये भी बनती है कि एक प्रधानमंत्री अपने देश को पूरी दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करता है। और देखिए, लगातार इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है मोनिका, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है। लोगों की सोच बदली है, राष्ट्रों की सोच बदली है। बिल्कुल, देखिए करके दिखाया, उसके साथ ही साथ आम जनता को भी ये बताना है, क्योंकि चुनाव का दौर है, ऐसे में लोगों के बीच भी बात लेकर जानी है, लोगों को बताना है कि अब जो है भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है। और यही काम कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री। वो ये बता रहे हैं कि भारत की विदेश नीति में किस तरह से बदलाव हुए हैं, भारत किस तरह से मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। सुरक्षा परिषद के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो ये भी बताया गया कि मुझे पूरा भरोसा, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें उसका सदस्य बनाया जाएगा, भारत को बनाया जाएगा, लेकिन हम जल्दी सदस्य बनेंगे अगर हमारे पास एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जिसे दुनिया किसी भी चीज के लिए इनकार कर ही ना पाए। और अभी हम यही करने की कोशिश करें, ये विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। यानी कि लगातार बताया जा रहा है कि हम बहुत मजबूत तरह से अपनी बातों को रख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और इसीलिए जो बाकी के पड़ोसी मुल्क हैं वो लगातार भारत से राय मशवरा कर रहे हैं, भारत को पूछ रहे हैं। देखिए, G20 आप देख लीजिए किस तरीके से G20 शानदार G20 का हमने आयोजन किया, तमाम राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आए, और किस तरीके से यदि हम रक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हैं, रक्षा क्षेत्र में जहां हम हथियार खरीदने वाले हुआ करते थे, आज हम हथियार बेचने वाले हैं। तो आप इन तमाम चीजों को देखिए, ये क्या होता है, एक विश्वसनीयता बढ़ाता है। बिल्कुल, तो अब पहले से बात इंपोर्ट की होती थी और बात अब एक्सपोर्ट तक जा पहुंची है। भारत जो है मेक इन इंडिया के उसमें चल रहा है, मेक इन इंडिया के प्रोसेस पे चल रहा है, और लगातार भारत में निर्माण हो रहे हैं और दूसरे देशों को ये बताया जा रहा है कि भारत कितना ज्यादा सक्षम है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण से खुद ही खत्म हो जाएगा आरक्षण, ये राहुल ने कहा है। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर का जिक्र किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ है और वो आरक्षण छीनना चाहते हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद एसटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि मौजूदा आम चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच है, जिसमें कांग्रेस संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा आरएसएस मिलकर इसे और जनता के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर पार्टी के केंद्र में सरकार बनती है तो वो आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। देखिए, यही बड़ी बात है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी हर मंच से कह रहे हैं, SC ST OBC का जिक्र कर रहे हैं, ST SC को लेकर हमेशा कह रहे हैं कि देखिए अभी तक तो जो प्रावधान है वो है कि 50% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम इन तमाम वर्गों के लिए भी अब कहीं ना कहीं आरक्षण के प्रावधान को और बढ़ा देंगे। ये बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि साफ तौर पे इसका मकसद ये है कि इन तमाम जो वंचित वर्ग हैं, ऐसा राहुल गांधी का मानना है, ये वंचित वर्ग हैं, इनको सपोर्ट किया जाए। देखिए, मोनिका इस खबर को दिखा रही हैं, आपको मैं बता भी रही हूँ, बहुत सरल अंदाज में आप इसे समझिए। क्योंकि लगातार यदि हम बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। तो आप ये यकीन मानिए, ये कह रही है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम जाति के आधार पर आरक्षण करेंगे। 50% आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन हम 50% आरक्षण को और बढ़ा देंगे। अब जरा ऐसे में समझिए कि बैलेंस कहाँ रह जाएगा। यदि कांग्रेस इस बात को, मोनिका, ये लगातार कह रहे हैं राहुल गांधी कि 50% का जो कैप लगा हुआ है, 50% का जो कैप एट प्रेजेंट लगा हुआ है, उस कैप को आप हटा देंगे, 80-70 पहुंचा देंगे, तो जनरल कास्ट का क्या होगा? क्या वो विरोध नहीं करेगा? तो ये बताइए, आपके पास उनके लिए क्या है? तो देखिए, राहुल गांधी जो है पहुंचे हुए थे आदिलाबाद और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कहा कि लोगों से कोटा छीनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कोशिश है उनकी। और वही कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान बचाने की बात कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस मिलकर चाहते हैं कि लोगों के अधिकार उनसे छीन ले, लोगों के हक उनसे छीन ले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खास तौर पर आरक्षण के विरोधी हैं। ये राहुल गांधी ने बात कोट की। उन्होंने कहा कि वो आपसे आरक्षण छीन लेंगे। सबसे बड़ा इशू ही ये है कि देश के सामने जिस तरह से रिजर्वेशन का जो ये मुद्दा है, ये बीजेपी लगातार छीनने के पक्ष में है। और देखिए, ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि कांग्रेस का, बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस का एजेंडा ये है कि वो दलितों से और पिछड़ों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का, अगर हम कहें, उनका टेक है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का टेक है कि अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं, अगर आप आरक्षण बचाना चाहते हैं, तो आपको सोचना समझना होगा और आपको भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट से ब्रेकअप लेना होगा। और समझिए आप, यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, बहुत साधारण तरीका है। मैनिफेस्टो बीजेपी का खोलिए, मैनिफेस्टो खोलिए कांग्रेस का। उन मैनिफेस्टो को आप देखिए, समझिए और उसके अनुसार ही आप कोई निर्णय लीजिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आपके पक्ष में है, आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा, तो आप उनको वोट दे दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जो अभी एट प्रेजेंट सरकार में है, इसको वापस से मौका दिया जाए, इसकी नीतियां ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप उन्हें मौका दीजिए। लेकिन आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस ने भाजपा विज्ञापनों में समुदायों के चित्रण पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, साफ तौर पे आपको बता दें, लगातार जो चित्र लगाए गए हैं, किस तरीके से इन समुदायों का चित्रण किया गया है, इसका जिक्र किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा है। आपको बता दें, आप देखिए, कांग्रेस कंप्लेन्स टू इलेक्शन कमीशन कॉप्स ऑन बीजेपी एड्स डिपिक्शन ऑफ कम्युनिटीज, यानी कि देखिए, कहा जा रहा है कि जो आप चिन्ह लगा रहे हैं, जो विज्ञापन लगा रहे हैं, वो एक वर्ग को बरगलाने की साजिश है। आप बरगला रहे हैं लोगों को, भ्रामकता आप फैला रहे हैं, और इसी को लेकर दरवाजा खटखटाया गया है इलेक्शन कमीशन का। तो देखिए, वही हेडलाइन जो अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, ये अखबार मेरे हाथ में है, हिंदुस्तान टाइम्स, और उसी की हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन की इलेक्शन कमीशन से और कहीं ना कहीं बरगलाने का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, रविवार को एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है बीजेपी के अगेंस्ट। कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ 2 नेताओं के और खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत की गई है। और कहा गया है कि एक एनिमेटेड क्लिप जो है वो पार्टी के कर्नाटक यूनिट के अकाउंट पर, एक्स पर जो है वो डाली गई थी। और इसमें कहीं ना कहीं दिखाया गया था कि राहुल गांधी किस तरह से मुसलमानों को फंड दे रहे हैं। तो एक क्लिप है जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि राहुल गांधी मुस्लिम्स को लगातार फंड दे रहे हैं, ये दिखाया गया था। और कहीं ना कहीं जो दलित और ट्राइबल वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ओबीसीज बैठे हुए हैं, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। ये एक वीडियो क्लिप के जरिए दिखाया गया है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। और इसी क्लिप को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का रुख किया है, शिकायत की है, कहा है कि लोगों को बरगलाया जा रहा है, इस तरह के जो एड्स जो है वो किए जा रहे हैं। और इस कंप्लेन को जो है कर्नाटक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जो है इस कंप्लेन को भेजा गया है। और कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों के बीच यहाँ भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, लोगों को बरगला रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ अल्पसंख्यकों के हित के बारे में सोचती है। देखिए, तीसरा चरण आते आते कितनी चीज़ें जो हैं, कितने मुद्दे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा हो गया, इसके अलावा आपको याद होगा जिस वीडियो क्लिप का जिक्र किया जा रहा है, ऐसी वीडियो क्लिप किस तरीके से अमित शाह की भी जारी की गई थी, उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो फिलहाल देखिए, मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन
फोकस आप उन मुद्दों पर रखिए जो आपके मतलब के हैं, जो आपका विकास करें। ठीक है, आपको अपने जीवन स्तर को और उठाएं, आप उन पर फोकस करिए। फिलहाल देखिए, चुनाव है, चुनावी बयान में तमाम तरह की बातें होती हैं, आरक्षण का मुद्दा भी आता है सब, और यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक मुद्दे तो होते ही हैं, धार्मिक मुद्दे भी छाए रहते हैं। तीसरे चरण का ये मतदान है और आप अपने मुद्दों को देखिए, आप अपनी जगह देखिए, आप वहां से कैसे आपका जीवन स्तर सुधरेगा, उसी के आधार पर आप वोट करिए। और देखिए, इस चिट्ठी में ये आरोप लगाया गया कि सीधे सीधे जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एससी और एसटीज को जो है वो टारगेट कर रही है और उन्हें ये कह रही है कि देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो आपका जो आरक्षण है वो आपसे छीन लिया जाएगा और उसे मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा। उन्हें लुभाने की भरसक कोशिश और उन्हें बरगलाने की भी बड़ी कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। यही शिकायत लेकर जो है कांग्रेस पार्टी पहुंची है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। चलिए मोनिका, आगे खबरों का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार तमाम खबरें हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, जिनके जरिए बहुत सरल भाषा में हम समझाने की उनको कोशिश भी कर रहे हैं। परिवार के बीच कोई ताकत नहीं आ सकती है, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि उन्हें पार्टी अमेठी से टिकट दे सकती है। वाड्रा भी खुद इस बात के संकेत दे चुके थे। हालांकि कांग्रेस ने गांधी परिवार के गढ़ से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया। अब अमेठी से टिकट नहीं मिलने पर वाड्रा का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति की कोई भी ताकत परिवार के बीच नहीं आ सकती। एक फेसबुक पोस्ट में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राजनीतिक की कोई भी शक्ति पद हमारे परिवार के बीच नहीं आ सकता। हम सभी अपने महान राष्ट्र की जनता और लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा देखिए एक बार फिर से मुखर नजर आए हैं। देखिए, परिवार में दरार नहीं डाली जा सकती है, ये दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा। देखिए, हालांकि छोटे कॉलम में इसको जगह दी गई है, लेकिन बात बहुत बड़ी की गई है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो थे खुद ही यहाँ पर स्वयं भी कह सकते हैं संज्ञान उन्होंने ले लिया था कि अमेठी से वो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। देखिए, इस जगह इस खबर को छापा गया है। हालांकि कॉलम छोटा है, लेकिन खबर थोड़ी सी वेटेज वाली आ गई है। कहा कि परिवार के बीच कोई ताकत नहीं जो कि हमें दरार डाल सकती है। अच्छा, ये कहने की जरूरत मोनिका क्यों पड़ गई रॉबर्ट वाड्रा को, क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए, रॉबर्ट वाड्रा टिकट चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। यानी कि पार्टी के बीच कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह है। हाँ। इसी वजह से गैर गांधी को टिकट दे दिया गया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जो कि परिवार के सदस्य थे और चाहते भी थे कि चुनाव में उतरे, बावजूद इसके उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो इसीलिए जाहिर तौर पर अब रॉबर्ट वाड्रा से तो सवाल जवाब होंगे ही और उन्हें सफाई पेश करनी होगी कि देखिए, परिवार में ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीति जो है वो हमारे परिवार के बीच नहीं आ सकती है। हालांकि अमेठी और रायबरेली का जिक्र लगातार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की दो ऐसी सीटें हैं जिसमें कह सकते हैं गांधी परिवार का दबदबा रहा है, और ये बात जो है वो बीजेपी भी मानती है। हालांकि अमेठी सीट को पिछली मर्तबा 2019 में राहुल गांधी हार गए, लेकिन अब उन्होंने आगे बढ़ते हुए रायबरेली का दामन थामा है। रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से तो पर्चा दाखिल कर ही चुके हैं, 3 बार से सांसद भी रह चुके हैं। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली का हम बात कर ले तो यहाँ से सोनिया गांधी 5 बार की सांसद रह चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली की। सुनीता केजरीवाल की पर्चा भरने के आखिरी दिन से पहले पोल पुश शुरू हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन अपना चुनाव अभियान भी तेज कर दिया है। देखिए, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुद्दा उठा लिया, जिन्होंने 21 मार्च को दिल्ली की आबकारी नीति 2021 और 22 में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं भाजपा ने आप पर भ्रष्टाचार, यमुना को प्रदूषित करने का बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया। देखिए, मोनिका भी इस खबर को दिखा रही हैं। ये देखिए, कैंपेनिंग पिक्स अप इन दिल्ली अहेड ऑफ लास्ट डे ऑफ फाइलिंग पेपर्स। ये जो है दिखाया भी गया किस तरह सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से रविवार को। तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट लेके अन्नामलाई एड्रेस कर रहे थे पार्टी वर्कर्स को।
तो ये तस्वीरें भी दिखाई गई। देखिए किस तरह से सुनीता केजरीवाल सक्रिय नजर आ रही हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर दिए गए थे और तब से लेकर अभी तक वो जेल में बंद है। लगातार भले ही उनकी तरफ से जमानत अर्जी दी जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इशारा भी दिया है कि इस बाबत सोचा जा सकता है। राहत मिली नहीं है लेकिन कह दिया है कि 7 मई को शायद इस बाबत सोचा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को शायद इस मामले में राहत मिल जाए। लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल किस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं वो नजर आ रही हैं, रोड शो कर रही हैं, चुनावी अभियान तेज करती हुई नजर आ रही हैं। जेल में तो अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रही थी, तो उसके बाद किस तरह से प्रेस वार्ता दीपिका वो कर रही थी? नहीं, प्रेस वार्ता कर रही थी। यहाँ पर आप ये देखिए चुनी हुई सरकार है, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में इसको हटाया नहीं जा सकता। ये बीजेपी भी जानती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने फटकार जरूर लगाई है। कोर्ट ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को कहा कि आपको क्या सत्ता से इतना प्रेम है, आपको सत्ता से प्रेम इतना है कि आप इस्तीफा नहीं दे रहे। आपके जो दिल्ली में काम रुके हुए हैं, क्योंकि देखिए अब मार्च का महीना शुरू हो गया, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उसमें किस तरीके से अनियमितताएं सामने आ रही हैं। बच्चों के लिए बुक्स नहीं आ रही हैं, सीटें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, कंस्ट्रक्शन खराब, मतलब सभी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं। लेकिन आप हैं कि अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी किसी भी जो आपको ऐसा लगता है कि सत्ता को संभाल सकता है, आप सत्ता ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, इसी बात पर अड़े हुए हैं कि यदि सीएम रहेंगे तो अरविंद केजरीवाल सीएम रहेंगे। अब देखिए क्या ऐसा लग रहा है चुनावी प्रचार प्रसार जो आप देख पा रहे हैं सुनीता केजरीवाल का, क्या इन्हीं में सुनीता केजरीवाल में अब जो कह सकते हैं कि छवि जो है, क्या वह अरविंद केजरीवाल की नजर आ रही है, या फिर अगला सीएम दिल्ली का क्या सुनीता केजरीवाल हो सकती है? तो देखिए सुनीता केजरीवाल तो लगातार सक्रिय नजर आ रही है राजनीति में। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे। बहरहाल बगावत के बाद प्रदेश कांग्रेस में ताकत नजर आ रही है, ताकत दिखती हुई नजर आ रही है। दैनिक जागरण में खबर छपी है, दिल्ली की राजनीति में तेजी है, सियासी उलटफेर लगातार जारी है, तेज नजर आ रहा है। शनिवार की अगर हम बात करें, शनिवार को अरविंदर सिंह, लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया, अमित मलिक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामते नजर आए। वहीं रविवार को देवेंद्र यादव ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतरिम अध्यक्ष पद का आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद देवेंद्र यादव ने कहा कि मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और आप देखेंगे कि भारत गठबंधन जीतेगा। दिल्ली की सभी 7 सीटें कांग्रेस पार्टी मजबूती से जीतकर पार्टी को हासिल करवाएगी। देखिए ये बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो कमजोर होती जा रही है। यहाँ पर बगावत के बाद प्रदेश कांग्रेस ने ताकत दिखाई, जो कि कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए बहुत जरूरी था। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पदभार संभाला। उसके बाद देखिए समारोह में देहात व युवा वर्ग की भागीदारी भी खूब दिखाई दी। देवेंद्र यादव के प्रदेश अध्यक्ष पद ग्रहण समारोह में हाथ उठा एकता का प्रदर्शन करते, जिसमें सुभाष चोपड़ा, देवेंद्र यादव, अजय माकन, जेपी अग्रवाल। देखिए ये तस्वीर जरा देखिए आप, ये तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है, हम आपको इस तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हाल ही में आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने लवलिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा दिया। उसी के साथ साथ 20 से 30 जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हो गए। इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो मनोबल होता है ना वो टूटता है। तो प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष थे देवेंद्र यादव, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया। ढोल नगाड़ों पुष्प वर्षा से सिर पर देहात के सम्मान की पगड़ी पहनी। मंचासीन नेताओं ने उनको शुभकामनाएं दी। तो साथ ही साथ देखिए आपको याद होगा, अब आप समझिए कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं साथ छोड़कर शामिल हो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का रुख कर लीजिए आप, मध्य प्रदेश का जिक्र कर लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, या फिर इंदौर में किस तरीके से प्रत्याशी ने अपना सीट बदलकर बीजेपी में वे शामिल हो गए। ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत दिक्कतों की बात है। पार्टी के अंदर खाने को सोचना होगा, कैडर को समझना पड़ेगा। दिल्ली में जो मुख्य मुकाबला कभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ करता था, अब वो मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच हो गया है। धीरे धीरे जो जनाधार है बीजेपी कांग्रेस का, वो दिल्ली में खोता जा रहा है। इसीलिए
ये जो है बगावत के बाद प्रदेश कांग्रेस की ताकत दिखाना बहुत जरूरी था। ये मनोबल को बढ़ाती है तमाम उन कार्यकर्ताओं के जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। मोनिका, बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी अब इसी कोशिश में है कि कम से कम संगठन को बनाए रखा जाए और इसीलिए जो है वो कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा भी है उनकी विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा कभी थी ही नहीं। वो शुरू से ही दल बदल के लिए बने हुए थे और यही बड़ी वजह थी कि उन्होंने अंत में आके जो है पार्टी का दामन छोड़ दिया है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल ऐसे में वही बिल्कुल आगे बढ़ लेते हैं दीपिका और बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में जो है वो पहुंचे और कर्मचारियों से महिला के आरोप पर पुलिस समन को नजरअंदाज करने के लिए कहा। हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर छपी है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रविवार को राजभवन के कर्मचारियों को आदेश दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की पूछताछ के लिए पुलिस के समन को नजरअंदाज करे। गवर्नर बोस के खिलाफ राजभवन की संविदा महिला कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस आरोप की जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया था। बोस ने एक्स पर राजभवन के कर्मचारियों के लिए एक पोस्ट में लिखा कि ये साफ है कि संविधान के आर्टिकल 361(2) और 3 के तहत राज्य पुलिस गवर्नर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। राष्ट्रपति गवर्नर के पद पर रहने के दौरान उनके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो देखिए वेस्ट बंगाल अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा में। संदेश खाली का मामला थमा नहीं था कि ये नया मामला जो है वो निकलकर सामने आ गया है। और देखिए इस मामले में जो गवर्नर है उन पर यौन शोषण का आरोप लगा था, जिसे लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था कि वो काफ़ी संवेदनशील है इस मामले को लेकर। और सवाल ये उठ रहे थे कि इस मामले पर आप संवेदनशील है लेकिन संदेश खाली के मामले पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए इस खबर को तरजीह दी गई है, छापा गया है। यहाँ देखिए इस खबर को। तो ये मामला दीपिका एक दूसरा मामला पश्चिम बंगाल में जो कहीं ना कहीं नजर दिखाई दे रहा है कि गवर्नर और सीएम के बीच किस तरह से, जहां पे सीएम ने इस मामले में तो कहीं ना कहीं वो संजीदगी दिखाई है और गंभीरता दिखाई, लेकिन संदेश खाली के मामले पर चुप्पी साधते हुए वो नजर आई। देखिए द रिपोर्ट्स फ्रॉम द मीडिया indicate that the police proposed to conduct an inquiry into the incident and that they would be examine the staff of the Raj Bhavan। वही हम आपसे बात कर रहे हैं कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन जब बात आपके राज्य की आ जाती है, जब आपके खुद के एक नेता की आ जाती है, तो आप बचाने में किस तरीके से जी जान से जुट जाती है टीएमसी, इसकी वानगी साफ तौर पर देखी गई। और अब ये मामला, चलिए मोनिका आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दिखेगा 10 का दम। अमर उजाला ने इस खबर को छापा। लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान है मंगलवार को। देखिए प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले इस मुकाबले का व्यू रचा जा चुका है। इन 10 सीटों में से पिछली बार 8 पर भगवा परचम लहराया था, मात्र 2 पर ही साइकिल सरपट चली थी। बसपा का तो खाता भी नहीं खुला था। इस बार भाजपा के सामने जहां अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो वहीं विपक्ष को अपना ग्राफ बढ़ाने का मंत्र ढूंढना होगा। देखना होगा कि यूपी में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। देखिए तीसरे चरण में दिखेगा 10 का दम। ये तमाम तस्वीरें देखिए, ये दिग्गजों की तस्वीरें हैं। ये तमाम दिग्गज की तस्वीरें हैं जो इस वक्त मैदान में तीसरे चरण में उतरेंगे। इसके बारे में आपको बता देते हैं वो मुख्य सीटें जिन पर मुकाबला बेहद खास रहने वाला है। बदायूं का सबसे पहले जिक्र करते हैं। तीसरे कोण का मुकाबला है जिसमें समर के योद्धा होंगे भाजपा से दुर्विजय सिंह, आदित्य यादव समाजवादी पार्टी से, मुस्लिम हाँ बसपा से अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। यानी कि मुकाबला बदायूं में त्रिकोणीय हो सकता है। आंवला में कड़े मुकाबले के आसार हैं जिसमें धर्मेंद्र कश्यप भाजपा से, नीरज मौर्य सपा से, आबिद अली बसपा से हैं। ऐसे ही फिरोजाबाद में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। मुलायम सिंह
का जो गढ़ रहा है मैनपुरी, उसमें विरासत पे जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। फतेहपुर सीकरी पर जो नजर रहेगी वो हाथी पर नजर रहेगी। जी हाँ, हाथी पर सबकी नजर होगी। एटा यानी कि अब की दंगल आसान नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, यदि हम देखें मोनिका, जो समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक चेहरा, यानी कि परिवार के 3 से 4 ऐसे चेहरे हैं जो मैदान में अपनी किस्मत को तीसरे चरण में आजमाएंगे, तो उनके लिए जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं करो या मरो की स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल, और देखना होगा डिम्पल यादव क्या अपने पैतृक सीट को, मैनपुरी की सीट जो मुलायम सिंह यादव की सीट रही, इसे बचा पाती है नहीं। बहरहाल आज के शो में बस इतना ही। चुनावी खबर अखबार पर नजर पर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, मिलेंगे 8 बजे आपसे। बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए, और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।